नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था सार संग्रह 2500 प्लस फैक्ट, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने गुप्त काल को कंप्लीट किया। और यहाँ तक के फैक्ट को हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। अब जो हम करेंगे गुप्तोत्तर काल, ठीक है। अब क्या करेंगे? गुप्तोत्तर काल, उसमें पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फैक्ट है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो वो किसने किया था? पुष्यभूति वर्धन ने। किसने किया था? पुष्यभूति वर्धन ने। इसके आगे, पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो वो था हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो वो था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, ठीक है। इसके आगे, चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड, चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को किसने पराजित किया था? तो वो किया था नरसिंह वर्मन ने। किसने? नरसिंह वर्मन ने। चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को नरसिंह वर्मन ने पराजित किया था, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हर्षवर्धन को। किसको? हर्षवर्धन को कहा जाता है। इसके आगे देखते हैं, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो वो थे हर्षवर्धन के। किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्या, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। इसके आगे, ह्वेनसांग भारत के लगभग कितने साल रहा? ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो वो रहा 14 साल तक। 14 साल तक ह्वेनसांग भारत में रहा। इसके आगे, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है हर्षवर्धन को। किसे जाता है कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय? वो हर्षवर्धन को जाता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम, इसके आगे का फैक्ट, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका। यहाँ आगमन होना चाहिए था, आगमन को रोका, ठीक है। इसको रोका, आगमन को, ठीक है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका, तो वो था पुलकेशिन सेकंड ने। पुलकेशिन सेकंड ने रोका था, ठीक है। इसके आगे, चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो वो था नर्मदा नदी के। किसके? नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को परास्त किया था। या कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन सेकंड ने किसे परास्त किया था? तो किसे किया था? हर्षवर्धन को किया था, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम, किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो ध्यान देना होगा हमें क्वेश्चन में क्या किस तरीके से कहा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे, हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो वो था कन्नौज। कौन था? कन्नौज, ठीक है। इसके आगे, हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखिएगा कि हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? बाणभट्ट ने लिखा था, ठीक है। इसके आगे, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो वो कहाँ किया करता था? प्रयागराज में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयागराज में किया करते थे, ठीक है। इसके आगे,
हर्षवर्धन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो वो है हरियाणा में। कहाँ स्थित है इसकी राजधानी? हरियाणा में, थानेश्वर। ठीक है। इसके आगे हर्षवर्धन ने 606 ईसा पूर्व में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? हर्षवर्धन ने 606 ईसा में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो वो की थी अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ठीक है। इसके आगे ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो वो क्या था? मथुरा। सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा था। ठीक है। इसके आगे देखते भैया, कभी बाणभट्ट निवासी था। कभी बाणभट्ट निवासी था तो वो था थानेश्वर का। थानेश्वर के निवासी बाणभट्ट थे। ठीक है। और बाणभट्ट ने क्या लिखा था? हर्षवर्धन की आत्मकथा। ठीक है। इसके आगे नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार कौन था? तो वो था हर्षवर्धन। ठीक है। इसके आगे सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो वो कहाँ किया था? कन्नौज व प्रयागराज में। ठीक है। कन्नौज व प्रयागराज में। इसके आगे नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। तो वो थे हर्षवर्धन। ठीक है। इसके आगे गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो वो किया थे हर्षवर्धन ने। किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे का जो फैक्ट है उसको देखते हैं। अब आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। आज भी ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो वो है सीयूकी की रचना। ह्वेनसांग ने सीयूकी की रचना की थी। ठीक है। तो इसी कारण इसे आज भी याद किया जाता है भारत में। इसके आगे ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो वो कहा है हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को शिलादित्य किसने कहा था? ये भी पूछ लिया जाता है। तो किसने कहा था? ह्वेनसांग ने कहा था। ठीक है। इसके आगे गुप्त वंश के हर्ष के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। ठीक है। इसके आगे बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? बंगाल का कौन सा शासक हर्षवर्धन की समकालीन था? तो वो था शशांक। कौन था? शशांक। ठीक है। इसके आगे अब ठीक है। बंगाल का कौन सा शासक हर्षवर्धन के समकालीन था? तो वो था शशांक। ठीक है। इसके आगे वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो वो था हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। ठीक है। इसके आगे हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी बाणभट्ट। ठीक है। हर्ष के चरित्र के बारे में किसने लिखा था? वो बाणभट्ट ने लिखा था। ठीक है। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इस तुल्य वर्ष है, इसका तुल्य वर्ष है तो वो है 634 ईसा। ठीक है। इसके आगे इससे रिलेटेड फैक्ट है इस क्वेश्चन के। शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है। शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में किया था। यदि शक संवत में 556 अंकित है, यदि शक संवत में 556 अंकित है तो इस ईस्वी सन में 556 प्लस 78 करके 634 ईस्वी होगा। ठीक है। इसके आगे
हर्ष के समय में सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित हैं? हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित हैं? तो वो है कल्हड़। किसकी पुस्तक में? कल्हड़ की। ठीक है, इसके आगे सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो वो की थी कन्नौज में। कहाँ की थी? कन्नौज में की थी। ठीक है, पहले क्या थी? पहले तो थानेश्वर थी जो हरियाणा में था, इसके बाद कन्नौज हो गई। उसके बाद देखते हैं फैक्ट। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था, वो कहाँ किया था? प्रयाग में। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आग्रगमन को रोका। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आग्रगमन को रोका, तो वो किसने रोका? पुलकेशिन सेकंड ने। ठीक है, इसके आगे कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है तो वो रेशम के लिए। ठीक है, रेशम के लिए। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि रेशम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वो किया गया है कौशेय शब्द का। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो ये नंतु के नाम से। ठीक है, ये नंतु के नाम से। इसके आगे नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था तो वो था मुसलमान। कौन था? मुसलमान था। ठीक है, इसके आगे गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था तो वो था कन्नौज। ठीक है, इसके आगे आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ठीक है, इसके आगे आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो वो हैं जोशी मठ। पहला है जोशी मठ, दूसरा है द्वारिका, तीसरा है पुरी और चौथा है श्रृंगेरी। ठीक है, कहाँ कहाँ? जोशी मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। हमारा गुप्तोत्तर काल समाप्त हुआ, उससे रिलेटेड फैक्ट। अब हम जो देखेंगे प्राचीन भारत के विविध फैक्ट, विविध से जो रिलेटेड फैक्ट हैं उनको अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भैया। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो वो किया था मेगास्थनीज ने। किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। ठीक है, इसके आगे शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज जो किए थे वो आर्यभट्ट ने किए थे। ठीक है, इसके आगे महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। महापाषाण संस्कृति कब से कब तक थी? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे तो क्या लाए जाते थे? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां यानी कब्र। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं हम। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो वो है पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र को। इसके आगे न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो वो है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। ठीक है, हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो वो किए थे भरत मुनि ने। ये इंपॉर्टेंट है, इसको यह ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसके आगे इतिहास के पिता
द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो वो है हेरोडोटस। ठीक है, किसके? हेरोडोटस। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? सिंधु व झेलम नदी के बीच स्थित था। ठीक है, तक्षशिला जो विद्यालय था वो किसके बीच स्थित था? सिंधु व झेलम के। इसके आगे देख लेते हैं। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? वह कौन अंग्रेज था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वो किया था चार्ल्स विल्किंसन ने। ठीक है, चार्ल्स विल्किंसन ने। किसने? चार्ल्स विल्किंसन ने। तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है, सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो वो किया था चार्ल्स विल्किंसन ने। ठीक है। इसके आगे, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, तो वो थे शिकार। इस शिकार करके अपना मनोरंजन किया करते थे। इसके आगे, किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। ठीक है। स्वप्नवासव दत्ता के लेखक कौन है? स्वप्नवासव दत्ता के लेखक कौन है? तो वो है भास। भास जो है वो स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं। इसके आगे, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो तर्कशास्त्र के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय तर्कशास्त्र के लिए प्रसिद्ध था। इसके आगे, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो वो है मिलिंद-पन्हो। ठीक है, मिलिंद-पन्हो है। इसके आगे, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, तो वो है क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्रो-मैग्नन मनुष्य। ठीक है, कौन है? क्रो-मैग्नन मनुष्य। इसके आगे का फैक्ट देखते हैं हम। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो वो होती है अरिकमेडु। किसके? अरिकमेडु के। अरिकमेडु से। ठीक है। इसके आगे, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है, तो वो है ब्रह्मी। क्या है? ब्रह्मी। इसके आगे, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो वो था चावल। क्या था? चावल। ठीक है, इसका ध्यान में रखिएगा। इसके आगे, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो वो मिलता है रुद्रदमन के। ठीक है, रुद्रदमन के। इसके आगे, कौन सा बंदरगाह पोर्टुगे नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी यानी लाल सागर का भ्रमण? ठीक है, क्या कि अज्ञात नाम लेखक को ज्ञात था? कौन सा बंदरगाह पोर्टुगे नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी? तो वो था लाल सागर का भ्रमण। इसका मतलब हो जाता है दी पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी के अज्ञात नाम लेखक को ज्ञात था, तो वो था अरिकमेडु को। ठीक है, अरिकमेडु को ज्ञात था। इसके आगे देखते हैं, ताम्रशम या ताम्र पाषाण काल
चालकोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो वो थे उत्तर से दक्षिण की ओर। जो महाराष्ट्र में लोगों के मृतकों के घर के फर्श के नीचे जो रखकर दफनाया जाता था वो उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वो था गुफाओं के शैल चित्र के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध था भीमबेटका? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वो लिखी जाती थी खरोष्टी। ठीक है, खरोष्टी लिपि जो हमारी है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसके आगे मालती माधव के लेखक थे। मालती माधव के लेखक कौन थे? भवभूति। कौन थे? भवभूति जो थे वो मालती माधव के लेखक थे। इसके आगे मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे विशाख दत्त। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसके आगे किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था? वो थे चंदेल वंश के। कौन थे? चंदेल वंश के। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं भैया। आबू का जैन मंदिर किससे बना था? आबू का जैन मंदिर किससे बना था? तो वो बना था संगमरमर से। किससे बना था? संगमरमर से बना था। ठीक है, इसके आगे एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? तो एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के लिए बनाई गई थी? तो वो बनाई थी शैव धर्म के लिए। किस धर्म के लिए? शैव धर्म के लिए। इसके आगे एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। तो ये किसे दिया जाता है? राष्ट्रकूटों को। इनको एलिफेंटा की मंदिर को शैल के द्वारा काटकर बनाया गया था, तो इनका जो श्रेय है वो राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। ठीक है, इसके आगे अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो वो है औरंगाबाद में। कहाँ है? औरंगाबाद में। ठीक है, कोडाक का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोडाक का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो वो बनवाए थे नरसिंह देव वर्मन ने। कोडाक का सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। ठीक है, इसके आगे किस मंदिर को काला पगौड़ा के नाम से जाना जाता है? किस मंदिर को काला पगौड़ा के नाम से जाना जाता है? तो वो उसे जाना जाता है कोडाक का सूर्य मंदिर। ठीक है, कोडाक के सूर्य मंदिर को पगौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ तक के फैक्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और हमारा प्राचीन भारत जो है यहाँ कंप्लीट होता है। अब कल से जो हम लोग करेंगे वो मध्यकालीन भारत स्टार्ट करेंगे। मध्यकालीन भारत के जो फैक्ट हैं उनको कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।